जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेस पे। मित्रों, आज सभी के लिए हम आने वाले जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं, उसका सेशन आपके समक्ष में लाइव पे जुड़ चुके हैं लेकर, जिसमें फ्रेंड्स हम आपके लिए राष्ट्रीय खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, कुछ इकोनॉमिक से खबरें होती हैं, कुछ स्पोर्ट की खबरें होती हैं। इसके साथ-साथ में फ्रेंड्स जितने भी इम्पोर्टेंट डेट और इवेंट बनते हैं, उन सभी खबरों के साथ में आपके साथ में लाइव में जुड़ चुके हैं। तो हमारे सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जो भी हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि आप भी अपने मित्रों को भी लाइव ले आइए, जिससे उन तक भी ये सेशन पहुंच सके और आपका जो थोड़ा इंटरेस्ट है वो थोड़ा और बढ़े, क्योंकि अभी आपके पास हमने आपको कल बताया हुआ है कि अपने पास कुछ और जो सेशन है वो आपको पास जल्दी ऐड होने वाले हैं, जिसमें कौन कौन से जो क्लासेस है आपको ऐड होने वाली है वो आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से भाई बता दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आपके सेशन में देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा मोटिवेशनल कोर्स आता है वो आपके लिए आने वाला है, तो कितना महत्वपूर्ण है और कितना बेसिक है। साथियों, आज है, पहले हम डेट देखते हैं कि आज है 8 नवंबर 2020 और 8 नवंबर 2020 तक की जितनी भी सुर्खियां आसपास की बनते हैं उन सभी की के साथ में हम आपके साथ में हाजिर हैं। दोस्तों, अगर अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें किसी भी समसामयिक यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या कोई स्टेट एग्जाम हो, या स्टेट पीसीएस का हो, या यूपी पुलिस का हो, या किसी भी स्टेट का पुलिस का अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो साथियों आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ में आप साथियों वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप भी जो है साथ में रखिएगा, पेन पेपर भी अपने साथ में रखिए, जिससे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप अपने डायरी में या अपने कॉपी में नोट कर सकें। चलिए फ्रेंड, आज का मोटिवेशनल कोर्स आपके स्क्रीन पर पहुंच चुका है। साथियों, यहाँ पे स्क्रीन में कहा गया है कि हाथ में टच फोन, क्या है साथियों, हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा होता है, किताबों की टच में रहो जिंदगी के लिए अच्छा होता है। जी मेरे प्यारे साथियों, जब तक क्या करिएगा, अगर ये आईफोन देख रहे होंगे आपके पास में, क्या है साथियों, ये आईफोन है, अगर ये दूसरों से पैसों से खरीदा गया है तो ये बस आपके स्टेटस के लिए क्या हो गया है, केवल बेहतर है। लेकिन अगर अपने काबिल होकर अपने पैसे से खरीदा जाए, कमा कर खरीदा जाए, तो ये आपकी जिंदगी के लिए क्या होता है साथियों, सबसे बेहतर होता है। इसीलिए साथियों मैं आपको सभी को वेरी वेरी मोटिवेट कहता रहता हूँ, जिससे आप लगे अपने जीवन में कामयाब हो और ऐसे कई आईफोन अपने पास में रखकर चले। क्योंकि साथियों क्या होता है, अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो ज्यादा ज्यादा एक आईफोन ले सकते हैं, लेकिन साथियों जब अपनी जिंदगी बन जाएगी तो आप ऐसे कई आईफोन जो कि अपने जीवन में वो खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में चलिए फिर बात करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और साथियों पहला स्क्रीन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो खबरें हैं वो पूछी गई हैं आपसे। पहला पर जो खबर दिया गया है उसमें बताया गया है किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस। अब साथियों बात हो रही है, अगर कहीं भी समझिएगा, जो आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस की बात की जाएगी तो हमेशा समझ लेना कि रोबोटिक की बात की जा रही है। किससे बात की जा रही है, ये किसी टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। तो साथियों कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस का उपयोग करके अपनी परिचालन दक्षता में सुधार के लिए इंडियन स्कूल ऑफ द बिजनेस के साथ में समझौता किया गया है। तो मित्रों ये किसके साथ में समझौता किया गया है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है एस बैंक, दूसरा है पर्यावरण मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भारतीय रेलवे और चौथा दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक। ये मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो हमारे पास राइट आंसर निकल के आने वाला है वो साथियों निकल के आने वाला है आपके पास में ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगा अपना राइट आंसर। चलिए भाई, बात हो रही है अगर भारतीय रेलवे की, तो साथियों भारतीय रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, सबसे पहले जानकारियां प्राप्त करते हैं। जो भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई वो कब हुई, तो साथियों ये हुआ था 16 अप्रैल को। क्या हुआ था साथियों, 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1953 में क्या हुआ था फ्रेंड, 1853 में 1853 में फ्रेंड क्या हुआ था, भारत में पहली बार रेल सेवा की जो है शुरुआत की थी गई। कब, 16 अप्रैल 1853 में। साथियों किसके शासन काल में शुरू हुई थी, इसको ये बताते चल रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी को। क्या होता फ्रेंड्स, लॉर्ड जो है डलहौजी के शासन काल में ये फिर क्या हुआ था, शुरू किया गया था पहली बार भारतीय रेलवे। आगे फिर बात करते हैं इसमें, भारतीय रेलवे में वर्तमान में कितने जोन हैं। क्या हुआ साथियों,
भारतीय रेलवे में कुल मिला के कितने जोन हैं, तो ध्यान रखना साथियों, कुल जोन की संख्या वर्तमान में कितना है, 18 जोन है। क्या साथियों, कुल मिला के इस समय 18 जोन को शामिल किया गया है। जिसमें पहले आपकी बात करें, अगर आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि क्या कोई इसमें ऐसा जोन है जो मेट्रो से भी क्या है, जुड़ा हुआ है, तो जी साथियों, यहाँ पे एक जोन है जिसे हम क्या कहते हैं, कोलकाता। क्या होता है फ्रेंड, जो कोलकाता का आपके पास में है जोन है, वो आपके पास में क्या होगा, मेट्रो से भी क्या होगा फ्रेंड्स, जुड़ा होता है, ठीक है ना। ये एक जोन है जिसमें मेट्रो स्टेशन को भी मुख्य रूप से जोड़ा गया है 18 जोन में से। तो साथियों, यहाँ तक इतनी जानकारियां हैं वो आपको सभी तो मिल चुकी होगी। साथियों, ये अगर बात करें जो पहली रेल सेवा थी वो कहाँ से कहाँ की बीच चली थी, तो साथियों ये चली थी मुंबई से थाने के बीच में। कहाँ हुई साथियों, मुंबई नहीं सर, उस समय था बम्बई से थाने के बीच में। और साथियों, इसकी जो कुल दूरी थी वो कितनी थी, 34 किलोमीटर की जो है कुल दूरी के साथ इसे चलाया गया था। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन पे जो आप सभी के लिए आया हुआ है। बात करें फिर, भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी फिर हमने कहा गया था कि ये क्या होगा, किसी भी टेक्निकल चीजों से क्या होगा, जुड़ा होगा, या रोबोटिक चीजों के बारे में जुड़ा होता है। तो इसने साथियों क्या किया हुआ है कि डेटा एनालिसिस, क्या हुआ है, डेटा एनालिसिस, जो क्या होता है, डेटा का एनालिसिस करता है, याद रखता है, उसको संरक्षित करता है, उसका उपयोग करने के लिए अपनी परिचालन क्षमता में सुधार के लिए हैदराबाद में, कहाँ हुआ साथियों, हैदराबाद में, हैदराबाद के कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा आपके पास में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में पड़ेगा। पे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ में साझेदारी की है, किसके साथ में की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द बिजनेस के साथ में साझेदारी की है। अब साथियों, साझेदारी में क्या किया गया है, तो साथियों यहाँ पे बताया गया है कि साझेदारी के तहत इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण जो प्रणाली है। अब साथियों, ये यात्री आरक्षण प्रणाली क्या होता है, तो साथियों जिसे आप रिजर्वेशन कहते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स, रिजर्वेशन कहते हैं, जो टिकटिंग बुक करवाते हैं उसके उपयोग के लिए, ठीक है ना, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर द्वारा उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करेगा, जो नई ट्रेनों की शुरुआत और भविष्य कहने वाली संपत्ति के रखरखाव में क्या करेगा, मदद करेगा। मतलब फ्रेंड्स साथियों क्या होगा, जिसे जो रिजर्वेशन होता है, जो टिकटिंग आरक्षण किया जाता है साथियों, उसके उसके प्रणाली में क्या होगा, एक व्यक्तिगत सुधार लाया जाएगा, और उसके साथ साथ में उसका विश्लेषण रखेगा कि किस ट्रेन को कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, इसका समय क्या होगा, जो सारी जानकारियों का डेटा रखेगा, उसका जो है विश्लेषण का करने के लिए एक शुरुआत की गई है। और यह भविष्य में कहने वाली संपत्ति क्या होगा साथियों, भविष्य में कहने वाली जो संपत्ति होगी इसका भी रखरखाव रखा जाएगा। और साथियों, बात करें भारतीय रेलवे की, तो भविष्य में इसके बारे में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा, और हर जोनल में, साथियों बात की रही है जोनल में, हमने आपको पहले बताया था भारत में इस समय कुल मिला के 18 रेलवे जोन है, ठीक है ना। एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि सीटीओ नियुक्त किया जाएगा हर एक जोन में। फिर क्या होगा, जो प्रत्येक जोन 18 जोन है, 18 जोन में सीटीओ नियुक्त किए जाएंगे, जो डाटा को, एनालिटिक्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उभरती हुई तकनीकों पर क्या करेंगे, नजर रखने का काम करेंगे। मतलब ऐसा करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं से कुछ कमियां आ रही हैं या फॉल्ट हो रहा है, ऐसी समस्याओं को फिर क्या करेंगे, ये दूर करने का काम करेंगे। तो साथियों, यहाँ सभी को क्लियर है। चलिए फिर, यहाँ तक कितने भी साथियों को क्लियर है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा कि यहाँ तक सारी चीजें हैं वो आप सभी को बेहतर रूप में समझ में आ चुकी हैं। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, द एज ऑफ द पेंडेमिक्स, क्या हुआ फ्रेंड, द एज ऑफ द पेंडेमिक्स, हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्या हुआ फ्रेंड, द एज ऑफ द पेंडेमिक, जो पेंडेमिक केस चल रहा है कोरोना का, उसका समय क्या है, हाउ दे सेव्ड, ठीक है ना, कैसे इसे सुरक्षित रख सकते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत को और पूरे विश्व को। इस पर एक पुस्तक लिखी गई है। तो साथियों, आपको ये बताना है कि इस पुस्तक का आपको नाम क्या है, किरण वर्मा, अरविंद नागले, चिन्मय तुम्बे या सरोजिनी सिंह। ये आपके साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी को एक बात बता दें साथियों, ये 2020 के लिए काफी चर्चित बुक रही है। तो ध्यान देना, ये आपके परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे एसएससी की हो, बैंकिंग की हो या रेलवे की हो, किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नजर रखिएगा, इस क्वेश्चन पे बनाए रखिएगा। तो साथियों, यहाँ पे जो अपना राइट आंसर निकल के आने वाला है वो आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चिन्मय जो तुम्बे थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम है द एज ऑफ द पैंडेमिक, हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, चलिए अब साथियों बात करते हैं इस क्विज में, जो इसमें क्या चीज दिया गया है, कितनी कितनी चीजें दी गई हैं।
तो ध्यान रखना यहाँ पे द एज ऑफ द पेंडेमिक हाउ दे सेव्ड द इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक जो पुस्तक है वो चिन्मय तुम्बे के द्वारा लिखी गई है। और इंडिया मूवीज क्या हुआ फ्रेंड, और इंडिया मूविंग ए हिस्ट्री ऑफ द माइग्रेशन के बाद में या उनकी दूसरी पुस्तक है। यानी फ्रेंड साथियों ध्यान रखना इससे पहले उन्होंने जो है एक और पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का फिर नाम क्या था, मूविंग ए हिस्ट्री ऑफ द माइग्रेशन। क्या होता है माइग्रेशन का मतलब होता है साथियों प्रवास करना, जैसे एक स्थान पर फिर क्या होता है दूसरे स्थान पर चले जाना, तो क्या कहते हैं माइग्रेशन कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में कुछ लोग जो प्रवासी मजदूर, प्रवासी मतलब क्या होता है अपने स्थान जो मूल स्थान है निवास स्थान है उसे छोड़कर किसी दूसरे शहर में कुछ समय के लिए अपने जीवन यापन के लिए या अपने आप को ढालने के लिए वहां पर क्या करना फिर जाना, उसे क्या कहता है माइग्रेशन कहा जाता है। क्लियर यहाँ से। यह पुस्तक पर कितने जगह आधारित किस पे, तो इस पुस्तक में हैजा प्लेग क्या होता है साथियों, हैजा प्लेग और इन्फ्लुएंजा की जैसी महामारी जो बीमारियां हैं इसके विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 1817 यानी कि 1817 से लेकर 1920 के बीच में 70 लाख से अधिक जो भारतीयों की मृत्यु हो गई थी उसके बारे में इस कहानी में इस पुस्तक में लिखा गया है। साथियों पुस्तक में यह भी बताया गया है कि पुस्तक की तबाही जो संभावित कारणों के परिणामों के पैमानों और लोगों को महामारी का सामना करने का एक वृत्तांत क्या है, एक कहानी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे साथियों अभी आपके पास चला ये तो फिर सिर्फ 1900 बात की क्या है 20 की बात की है, लेकिन इसके अगर एक शताब्दी और आगे की तरफ ले जाएं, देखिए साथियों 70 लाख मृत्यु कब हुई थी 1920 में, यानी कि ये प्रत्येक वर्ष हमने फिर क्या होता कि प्रत्येक शताब्दी में पहले 1870 में फिर इस प्रकार हुआ, उसके बाद में 1920 में हुआ और उसके बाद में फिर क्या हुआ 2020 में आया आपके पास में आ गया कोरोना। ठीक है ना, तो ये प्रत्येक दिन क्या होता है जो शताब्दियां होती हैं लगभग फिर क्या है इसमें किसी ना किसी एक विशेष प्रकार की जो महामारी होती है वो फैलती है और उसमें लगभग सभी जीवन क्या होते हैं अस्त व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर साथियों। चलिए आगे फिर जो टॉपिक दिया गया है उसमें कहा गया है यह पुस्तक 1918 यानी कि 1918 में भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या जो है जनसांख्यिकी आपदा इन्फ्लूएंस महामारी का पहला समग्र विवरण है। यानी फिर क्या होगा 1918 के बाद में अभी तक का जितने भी हुए हैं, जितने भी जनसंख्या में किसी भी महामारी के कारण में जो भी आपदाएं आई हैं उस पर आधारित ये क्या है फ्रेंड्स साथियों, ये पहली पुस्तक लिखी गई है 1918 के बाद में। इससे पहले मैंने कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो ध्यान रखना इससे पहले जो पुस्तक लिखी गई थी वो प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था, क्या क्या हुआ था साथियों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था साथियों 1914 से लेके 1918 तक। क्या हुआ था 1914 से लेके 1918 तक जो विश्व युद्ध हुआ था उसके समय जितने भी अकाल मृत्यु हुई थी उनके बारे में पहले भी ये संक्षेप में रखा गया था। तो साथियों ये 1914 से 18 ये प्रथम विश्व युद्ध था, तब तक के बारे में बात की गई थी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। ये फिर क्या है, ये आपके पास जो समय दिया गया है वो विश्व युद्ध का है। क्या साथियों, ये प्रथम विश्व युद्ध का जो है वो समय कहा दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। क्लियर यहाँ से। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 में अल सैनी, क्या साथियों अल सैनी उतारा किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं साथियों, इसके बारे में आपको बताना है। फिलिस्तीन, कतर, आइवरी कोस्ट, सऊदी अरब। तो साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा साथियों वो आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगर साथियों बात करें आइवरी कोस्ट की तो ये फिर क्या है एक तटीय क्या है कंट्री है, और वो कंट्री कहाँ पे साथियों, तो ये आपके पड़ेगा कहाँ पे पड़ेगा साथियों अफ्रीका महाद्वीप में। क्या होगा साथियों, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। और ये ध्यान रखना ये क्या है साथियों, ये पश्चिमी साइड में पड़ेगा। कहाँ पे साथियों में पड़ेगा, ये पश्चिमी अफ्रीका क्या क्या एक मुख्य रूप से जो है देश है, उसके बारे में भी हम जानकारियां भी आपके पास इकट्ठा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आइवरी कोस्ट के बारे में। आइवरी जो फिर कोस्ट है पेशी से क्या है इनकी जो अभी हाल में अर्थशास्त्री अल सैनी उत्तरा को चुनाव में 94%, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100 में से 94 अगर वोट किसी को मिल रहा है तो वो 94% के करीब में वोट हासिल करके डी आइवर, क्या हुआ साथियों डी आइवर यानी कि आइवरी कोस्ट के अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष का मतलब फिर वही होता है जो वहां का क्या हो राजा हो, तो उन्हें राष्ट्रपति के रूप में क्या हुआ है तीसरी बार इन्हें जो है इस कार्यकाल के लिए चुना गया है। लगातार अगर क्या हो तीसरी बार किसी को चुना जाए तो आप समझ सकते हैं कि वहां का जो नेता है या वहां का जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है वो कितना पावरफुल होगा या कितना वहां का देखने वाला होगा।
साथियों वह 2010 से आइवरी कोस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या होगा साथियों, वो 2010 से लगातार आइवरी कोस्ट के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष जिसे IMF कहा जाता है, क्या होता है साथियों, IMF कहा जाता है, ठीक है ना, इसे क्या कहता है, IMF के रूप में भी जाना जाता है। और सेंट्रल बैंक ऑफ द वेस्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ द वेस्ट जो अफ्रीकन स्टेट्स के रूप में जो है वो काम कर चुके हैं। इन्होंने भी क्या हुआ है, एक इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्री के रूप में थे, और इन्होंने IMF और सेंट्रल बैंक ऑफ द वेस्ट के अफ्रीकन जो स्टेट्स था उसमें भी काम कर चुके हैं। उन्होंने क्या हुआ था फिर 1990 से लेकर 1993 तक कोटे डी आइवर यानी साथियों आइवरी जो कोस्ट है के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया हुआ था। और इस समय फिर समाज जो चार है उसमें चर्चा में क्यों रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अल्सेने जो उत्तरावा का जो तीसरा कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में निर्धारित नियमों के विरुद्ध है। क्या साथियों, ये जो है जितने भी नियम बनते हैं जिसके लिए राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होते हैं उसके संबंध में क्या है, जो नियम बनाए जाते हैं उसके विरुद्ध है। जो देश में 2 बजे क्या होता है निर्धारित किया जाता है, क्या होता है, जो देश में 2 बजे निर्धारित किया जाता है, इस नियम के क्या है किसी प्रकार के विरुद्ध जो है वो कई बार की गई, इसलिए वर्तमान में ये विशेष रूप से चर्चा में बना हुआ है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन फिर एक बार चलते हैं आइवरी कोस्ट के बारे में, जहां पर देखते हैं ये भारत के किस मैप में, वर्ल्ड के मैप में पहुंचते हैं। तो साथियों हम पहुंच चुके हैं आइवरी कोस्ट के बारे में। अब यहाँ पे पूछेगा ये फिर आपके पास में क्या है, आइवरी कोस्ट। तो आप सभी साथियों देखते होंगे जो इतना जो क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये क्षेत्र साथियों है किसका, ये साथियों जो क्षेत्र है वो है आपके पास में अफ्रीका का। किसका साथियों, ये है अफ्रीका का। और ये हमेशा देखिएगा किस क्षेत्र में है, तो साथियों ये आपके पास में अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास में साउथ है, ये क्या फिर आपके साथ में नॉर्थ है, ये क्या है ईस्ट है, और ये क्या है वेस्ट है। तो साथियों यहाँ के क्या है आपके पास ये इतने जो क्षेत्र हैं, इधर क्या है पूर्वी है, और ये क्या है साथियों ये आपके पास में क्या है ये पश्चिमी क्षेत्र है। इसी ध्यान में रखना, कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आइवरी कोस्ट है वो अफ्रीका के किस क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखना ये कि पश्चिमी क्षेत्र में स्थित होगा। क्लियर यहाँ से, चलिए भाई। इसके बाद में फ्रेंड आपके पास देख लीजिएगा यहाँ की जो राजधानी है, तो यहाँ पे फ्रेंड 2 राजधानियां हैं। जैसे हमारे भारत में क्या है 2 राजधानियां हैं, एक राजनीतिक राजधानी क्या है यमोसुकरो है यहाँ की, और एक अजबिन है जो है वो यहाँ की आर्थिक राजधानी है। और साथियों ये जो अबजिन है ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। क्या होगा साथियों, सबसे बड़ा शहर भी, ठीक है ना। क्या होगा साथियों, सबसे बड़ा शहर भी क्या है वो है आपके पास में अबजिन के रूप में जानी जाती है। साथियों अगर बात करें इसकी आजादी की, तो ये हमेशा फ्रांस से अलग हुआ था। कहां साथियों, ये फ्रांस से अलग हुआ था 7 अगस्त 1960 को, ठीक है। मुद्रा यहाँ की क्या है, मुद्रा साथियों रखना वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक की यहाँ की क्या है मुख्य रूप से मुद्रा है। CFA वेस्ट अफ्रीकन जो फ्रांक है यहाँ की क्या है मुद्रा है। आप सभी को ध्यान रखना है, इतनी जो महत्वपूर्ण जानकारी आती साथियों वो हम आप सभी तक के अंदर पहुंचा रहे हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं आप सभी के लिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि क्या क्या की जानकारियां यहाँ पे, किस राज्य के लोगों ने गढ़ वाले चावल के वितरण की योजना शुरू की है। साथियों ध्यान रखना गढ़ वाले चावल की बात की जाएगी। अभी हम बताएंगे गढ़ वाला चावल है क्या, इसमें खासियत क्या चीजें है, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आंसर के बारे में कि आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो ध्यान रखना साथियों कि ये कहा जाता है कि धान या चावल का कटोरा जिसे कहते हैं छत्तीसगढ़, तो वहां पे हमारा साथियों बनेगा अपना राइट आंसर। ओके क्या बनेगा साथियों, ऑप्शन बन जाएगा बी इज राइट, जिसे कहते हैं छत्तीसगढ़। अब साथियों पहुंचते हैं सीधा छत्तीसगढ़ में और देखते हैं छत्तीसगढ़ में कहानियां क्या क्या बनी हुई हैं। तो साथियों ये है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, क्या साथियों भूपेश बघेल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली होती है जिसे हम PDS के रूप में जानते हैं, और राज्य के कोंडावाल जिले, साथियों जानना राज्य के कोंडावाल जिले के लोगों के लिए गढ़ वाले चावल का वितरण की योजना शुरू की है। अब ये साथियों महत्व क्यों है, गढ़ वाले चावल का जो महत्व क्या है वो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले समझते हैं क्या है, यह आयरन विटामिन, या क्या होगा साथियों, या आयरन विटामिन B12 और फोलिक एसिड से समृद्ध क्या है फोर्टिफाइड जो है राइस के रूप में जाना जाता है। क्या होगा, ये जितने भी आयरन होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन B12 होता है, और जो फोलिक एसिड क्या है पूरी तरह से ये फोर्टिफाइड राइस का मिश्रण है जो आहार में पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूर्ति करने का काम करता है। यानी ये फिर क्या होगा, एक हिसाब से देखा जाए तो ये साथियों कुपोषण के लिए क्या होगा साथियों, ये कुपोषण के लिए जो होगा वो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना।
यानी कि कुपोषण और एनीमिया। साथियों क्या होगा, एनीमिया किसे कहते हैं, रक्त की कमी, जिसमें आयरन की कमी से क्या होता है साथियों, एनीमिया होता है। एनीमिया किससे होता है, ध्यान रखना, क्या होगा साथियों, एनीमिया क्या होता है, ये रक्त की कमी होती है। क्या होती है, रक्त की कमी को क्या कहता है, एनीमिया कहता है। क्लियर यहाँ से। और जो साथियों जो कुपोषण होता है वो हमारे अंदर में, ठीक है ना, अगर बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, बहुत ज्यादा अगर पोषण तत्वों की कमी आती है, क्या कुपोषण का मतलब होता है, पोषण तत्वों की कमी, कुपोषण, यानी अगर आप इसे देखें तो पोषण तत्वों की जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। तो इसमें फिर नियंत्रित करने में क्या होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इसे गढ़वाल चावल के रूप में भी कहा जाता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर साथियों बात करें भारत में चावल का कटोरा के बारे में, चावल का जो फिर कटोरा है उसे फिर किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, या धान का कटोरा कहा जाएगा, ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगर साथियों बात की जाएगी दाल का कटोरा, तो साथियों दाल का जो कटोरा होता है उसे हम किसको कहते हैं साथियों, ये कहा जाता है एपी को, यानी कि आंध्र प्रदेश को दाल का कटोरा के रूप में जाना जाता है। साथियों उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको बेहतर रूप में समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड बात करते हैं अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में। साथियों यहाँ पे पहुंचते हैं छत्तीसगढ़ राज्य। आपके पास अगर मैप में देखें तो जो ये लाल वाला जितना भी एरिया है ये साथियों किसका है, ये साथियों है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। यहाँ पर जो एरिया साथियों देख रहे होंगे वो किसका है, वो छत्तीसगढ़ का एरिया है। अब इस छत्तीसगढ़ एरिया में देखेंगे फ्रेंड कौन कौन से राज्य जो है इसके पड़ोसी राज्य हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आपके पास में चलते हैं पूरब में, तो पूरब में आपके पास में आता है क्या, उड़ीसा। क्या होगा साथियों, उड़ीसा बनेगा आपके साथ में पहला। दूसरा साथियों जो आपके पास में बनेगा, इधर बनेगा आपके पास में पश्चिम बंगाल। बाकी का फिर क्या है, ये आपके पास में बनेगा झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड बन जाएगा आपके पास। ये तो पश्चिम बंगाल तो यहाँ पर है, ठीक है ना, ये पश्चिम बंगाल ये यहाँ पे नहीं है, झारखंड, ठीक है ना। झारखंड के बाद में फिर आपके पास क्या आएगा, इधर यूपी। यूपी के बाद में फिर आएगा इधर एमपी। एमपी के बाद में आपके साथ क्या आता है, तेलंगाना आता है। क्या होता है साथियों, इधर आएगा महाराष्ट्र एमएच। इसके बाद में फिर आ जाएगा आपके पास में एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, और यहाँ नीचे आ जाएगा आपके पास में साथियों, ये आपके पास में एपी हो गया, ये आपके पास में क्या होगा, तेलंगाना हो गया। तो सभी ऐसे राज्य हैं। आप पड़ोसी राज्यों की सूची अगर मैप पे नहीं समझ में आ रहा है तो साथियों यहाँ पे एक बार पहुंचिएगा हमारे साथ में। ये देख रहे होंगे आपके साथ में, ये पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये फिर क्या है, ये छत्तीसगढ़ के कुछ पड़ोसी राज्य हैं। अगर साथ यहाँ के प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो प्रमुख नदियां फिर यहाँ की महानदी है, और महानदी यही जाके फिर क्या होती है, उड़ीसा में भी आती है, ठीक है ना। ये क्या होती है साथियों, ये उड़ीसा में भी आती है, और उड़ीसा में क्या होती है, हीराकुंड बांध बनाती है। यही महानदी है क्या है, जिस पर हीराकुंड बांध होता है वो स्थित है। क्लियर यहाँ से। यही की फिर एक नदी है शिवनाथ नदी, ठीक है ना, हसदेव नदी, अरपा नदी, रेणुका नदी, गुंजारी नदी, लीला सागर नदी और इंद्रावती नदी। यहाँ से फिर जो आपके पास खासकर परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसमें 3 नदियां पूछी जाती हैं। पहला कौन है फ्रेंड, महानदी के बारे में पूछा जाता है। अरे भाई पेन मेरा कहाँ चले गए। जी हाँ, क्या साथियों, पहला पूछा जाता है महानदी के बारे में, ये आपके पास महत्वपूर्ण है। इसके बाद रेणुका नदी और इंद्रावती नदी, ये 3 नदियां फिर आपके पास क्या है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। इसके बारे में जो आपके पास में और महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपके पास में पहला चीज है यहाँ की राजधानी, ध्यान रखना, रायपुर, और इसे अब नवा रायपुर यानी कि अटल नगर के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर यहाँ से। सबसे बड़ा अगर देखा जाएगा शहर राजपुर ही है। अगर फ्रेंड देखिएगा जनसंख्या घनत्व यहाँ का 189 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, 189 किलोमीटर पर स्क्वायर क्या है फ्रेंड, इसको जनसंख्या घनत्व है। यहाँ से कुल जिले पूछे जाते हैं कई बार, 28 जिले साथियों। राजभाषा अगर देखी जाएगी तो क्या है, छत्तीसगढ़ी है और यहाँ की हिंदी है। अभी एक चीज फ्रेंड आपके पास में चर्चा में और रहा था कि हमारे साथ में जो संविधान में क्या है साथियों, इसे संविधान में इस भाषा को, जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, इसको भी जोड़ने का जो प्रस्ताव था वो भूपेश बघेल ने क्या हुआ था, जो है संसद में से पेश किया था। इसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है, ये अलग की बात है। और अगर फिर बात की बात जाएगी तो अभी तक 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में है उनका उल्लेख मुख्य रूप से किया गया है। क्लियर यहाँ से। 1 नवंबर दो क्या हुआ था साथियों, 1 नवंबर 2000 को इस राज्य का गठन हुआ था। इसमें एक चीज और पूछी जाती है, खासकर जो सीटें होती हैं साथियों, तो ध्यान रखना, विधानसभा की सीटें कितनी है, 90 है। लोक राज्यसभा की सीटें फिर कितना है, 5 है। और राज्यसभा की सीटें साथियों क्या है, 11 सीटें जो है मुख्य रूप से राज्यसभा की देखने को मिलती है। तो साथियों यहाँ पे उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको जो है समझ में आ चुका होगा।
चलिए भाई पहुंचते हैं कुछ और चीजों के साथ में। अभी और जानकारियां साथियों वो प्राप्त करते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन होगा साथियों वो देखते हैं आपने क्या मैं पूरे यहाँ पे 210 मेगावाट की लोहरी स्टेज जो फर्स्ट है हाइड्रो पावर परियोजना वो किस नदी पर बनाया गया आपको ये बताना है, ठीक है ना साथियों। बात की गई है, पहला ऑप्शन दिया गया है गंगा नदी, दूसरा सेकंड आपके साथ में नर्मदा नदी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी और चौथा है सतलज नदी। ये चार बात की गई है साथियों। किसके बारे में बात किया गया है कि 210 जो मेगावाट की लोहरी स्टेज परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। अब ध्यान रखना अगर परियोजना की बात की जाएगी साथियों तो यहाँ पे क्या होगा, ये मुख्य रूप से बांध से भी क्या होगा संबंध होगा। किससे होगा साथियों, ये बांध से मुख्य रूप से भी संबंधित होगा। आपके पास इतनी जानकारियां मुख्य रूप से होनी चाहिए। क्लियर यहाँ से साथियों। यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपके पास में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना साथियों। ऑप्शन डी क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा यहाँ से अपना राइट आंसर। क्लियर यहाँ से भाई। ये तो काफी ज्यादा मोटा चल रहा है, इसको पतला करने का कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए भाई हम सीधा आते हैं पेन पे, कॉपी जा रहा है, काफी ज्यादा मोटा चल रहा है। चलिए भाई अब आते हैं हम आपके पास पहुंचते हैं सीधा फिर सतलज नदी पे। तो देखिएगा सतलज नदी का उद्गम देखा जाएगा तो साथियों ये आप देखिएगा चाइना का जो कुछ एरिया है, ठीक है ना। ये चाइना में फिर जहाँ हिमालय का जो कुछ क्षेत्र फैला हुआ है, ग्लेशियर वगैरह होते हैं, यहीं से क्या होती है साथियों सतलज नदी मुख्य रूप से निकलती है, ठीक है ना। सतलज नदी फिर आगे जब बढ़ती है तो इसमें आके ब्यास नदी मिल जाती है। ब्यास नदी फिर जब आगे आते हैं तो सीधे सीधे यहाँ पे फिर आगे क्या हो गया आपके पास में चिनाब नदी, झेलम नदियां और सिंधु नदियां भी फिर क्या होता है सिंधु नदी। और आपके पास में जो सतलज नदी है फिर दो नदियां क्या होता है ये चीन के आसपास से जो हिमालय का जो क्षेत्र है वहीं से क्या होती है ये मुख्य रूप से निकलती है, ठीक है ना। लेकिन ये फिर क्या होती है घूम के पूरी तरह से आके पाकिस्तान से होकर यहाँ पे सिंध में मिल जाती है। तो ध्यान देना जितनी भी नदियां है चाहे वो सिंध हो, रावी हो, सतलज हो, चिनाब हो, झेलम हो, ये सभी नदियां आके सिंध में मिलती हैं और इसका पानी फिर कहाँ मिलता है तो ये आके अरब सागर में मिलता है, ठीक है ना। क्या होगा साथियों ये अरब सागर में आके आपके पास में मिलता है, ठीक है ना। एक तो आता है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी आपके पास मिलती होती है। जितनी भी क्या होगी भारत में निकलने वाली नदियां होती है वो मैक्सिमम बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लेकिन साथियों जितनी भी उत्तर पूर्व की नदियां हैं क्या होगी साथियों, जितने भी उत्तर पश्चिम की नदियां हैं वो मैक्सिमम कहा जाती है वो अरब सागर में आके गिरती है। और साथियों ध्यान रखना कि जो अरब सागर की नदियां होती हैं, ठीक है ना, जो अरब सागर है अरब सागर में हमेशा फिर क्या होता है डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये क्या होता है फिर डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं मैं इसको भी बताना चाहूंगा साथियों की, क्योंकि जितने भी इधर की नदियां हैं उसका जो बहाव है वो काफी कम है, ठीक है ना। इसका क्योंकि क्या है फिर यहाँ पे जितनी भी जो कुछ ऐसे चीजें हैं क्योंकि ये फिर क्या है मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत में नहीं आते हैं। और मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते इसलिए जो है मिट्टी का कटाव क्या होती है बेहद कम कर देती है। और यहाँ की नदियां फिर क्या होती है देखिएगा जितने हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं तो इसमें मुख्य नदी सिर्फ दो है। एक तो आपके पास में सतलज नदी हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी सिंध नदी हो जाएगी। तो जो सिंध नदी है वो फिर क्या होगा इनका जो बहाव होता है ये काफी कम है इसलिए ये क्या होती है डेल्टा नहीं बनाती है। लेकिन अगर फिर बात करें जितने भी हिमालय से निकलने वाली इधर की नदियां हैं चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो या ब्रह्मपुत्र नदियां हो, ऐसी नदियां फिर क्या होती है ये हिमालय से निकलती हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक होती है इसलिए क्या होती है डेल्टा का निर्माण करती है। तो जो उम्मीद करता हूँ टॉपिक पे मैपिंग में आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए जो आपके पास दिया गया था 210 मेगावाट की लोहरी स्टेज क्या होगा फ्रेंड लोहरी स्टेज। ध्यान रखना है इसे लोहरी बांध पर भी इसे बनाया गया है, ठीक है ना साथियों। इसे हाइड्रो पावर परियोजना हिमाचल प्रदेश की शिमला क्या होगा साथियों हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिले में सतलज नदी पर फिर क्या होगा मुख्य रूप से बनाया गया है, ठीक है ना। इसका नाम क्या रहेगा लोहरी बांध इसका फिर क्या है नाम है। और इसे सतलज नदी पर कहां पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में कुल्लू जिले में मुख्य रूप से तैयार किया गया है। यहाँ तक क्लियर। यहाँ से इस परियोजना की फिर लागत देखा जाएगा क्या होगा साथियों इसमें कुल मिलाकर 758 मिलियन यूनिट बिजली क्या होगा प्रतिवर्ष इसका उत्पादन किया जा सकेगा। और इसका सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार और भारत सरकार की बिल्ड ऑन ऑपरेटर मेंटेन बूम यानी कि क्या होगा फिर ये बूम परियोजना पर मुख्य रूप से आधारित है और सक्रिय समर्थन के साथ में कार्यान्वयन किया जाने का जो है कार्य किया जा रहा है। अब ये बात होगी साथियों ये चर्चा में क्यों रहा है हमारे साथ में करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है। तो साथियों इसका जो है चर्चा में रहने का मुख्य कारण ये है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति परियोजना के लिए कुछ और रुपए के लिए साथियों यहाँ पे 1810.56 करोड़ रुपए की क्या हुई अतिरिक्त जो है धनराशि को इस परियोजना में लगाने के लिए स्वीकृति दे दी है। इसलिए मुख्य रूप से क्या रहा साथियों, ये परियोजना मुख्य रूप से फिर क्या है चर्चा में रहा है। उम्मीद करता हूँ फिर टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं आप सभी के लिए। साथियों कहा गया है 6 नंबर में यहाँ पर भी हाल में किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF के बोर्ड के रूप में चुना गया है। साथियों ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, बोर्ड के लिए चुना गया है अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, किरण शर्मा, दिलीप रथ। तो साथियों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी आपके पास क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया साथियों, ये चुना गया साथियों दिलीप रथ को चुना गया। उम्मीद करता हूँ साथियों की टॉपिक आपके पास में क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं, ये साथियों आपके पास में है दिलीप रथ, ठीक है ना। और दिलीप रथ जो होगा वो क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे किसके, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के और अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए जो सर्वसम्मानित निर्वाचन जो है न किया गया है। और विश्व का ये सबसे बड़ा फिर क्या होगा, दूध उत्पादक देश का क्या होगा प्रतिनिधित्व करेंगे। ये साथियों क्या होगा, विश्व के सबसे बड़े दूध जो उत्पादक देश होंगे उसका क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। साथियों अगर फिर बात की जाएगी भारत में, अगर फिर देखा जाएगा भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है और भारत के अगर किस राज्य में होगा साथियों तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या होता है, दूध उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। भारत में फिर क्या होगा, यूपी में सबसे अधिक क्या होता है, दूध उत्पादन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बारे में फिर जानकारियां यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, कुछ जानते हैं कि आपके पास में ये है क्या। तो साथियों ये है अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी कि IDF के बारे में। अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी और गैर संघ क्या सरकारी संघ है। क्या ये गैर लाभकारी यानी से कोई प्रॉफिटेबल नहीं चाहिए और ये सरकारी भी नहीं है, जो वैश्विक स्तर पर डेयरी के जो क्षेत्र होता है उसका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। IDF क्या है साथियों, IDF यानी कि राष्ट्रीय जो समितियां होती है इसको प्रत्येक देश में डेयरी संस्थाओं को गठित करता है, ठीक है ना। ये इसका जो काम है वो सभी देश में जितने भी डेयरी संस्थाएं होती हैं उसको गठन करने का काम करती है। संगठन का उद्देश्य क्या है साथियों, तो संगठन का उद्देश्य सुनिश्चित करना ये है कि उच्च गुणवत्ता वाले दूध और पौष्टिक जो सुरक्षित डेयरी उत्पादन में जो सबसे अच्छा वैज्ञानिक विशेषज्ञता का क्या करना, कार्यरत करना। यानी साथियों आप सभी को पता होगा कि डेयरी में यानी कि दूध में सबसे जितने भी दूध के उत्पाद होते हैं उसमें सबसे अधिक मिलावट देखने को मिलती है। तो उसकी गुणवत्ता को जांच किया जा सके, उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारियां बनाए रखे और उसमें जो पौष्टिकता है उसको किस आधार पर हम सुरक्षित रख सके, इसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा करती है उसका जो मुख्य काम होता है वो किसका होता है, IDF का होता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लेकिन इससे पहले आपके पास में देखते हैं कुछ और जो क्वेश्चन दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 7 नंबर की कहा गया है यहाँ पे कि किस मंत्रालय के द्वारा प्रसाद योजना की जो है देख रेख करता है। प्रसाद योजना क्या है साथियों अभी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से क्या करिए, आंसर लिख देते रहिए और सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं वो भी अपने साथ में जुड़ सके। चलिए भाई कोरोना जो होगा, कोरोना काल में क्या हुआ है, फिर धर्म पे भी क्या हुआ है, काफी ज्यादा प्रतिबंध लगाया है। तो फ्रेंड बात की गई है यहाँ पे किस मंत्रालय के द्वारा में प्रसाद योजना की जो है शुरुआत की गई है। अब साथियों ध्यान रखना ये जो प्रसाद योजना है वो है क्या। आपने देखा होगा फ्रेंड जो कोरोना काल में जितने भी मंदिर बंद थी, अब उन मंदिरों को फ्रेंड क्या हो गया, अभी अभी आपके पास जो रोक टोक है क्योंकि वहां पे कुछ चीजें आपके पास अभी अधिक लोग नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए फिर क्या होगा, एक प्रसाद योजना के द्वारा शुरू किया गया है और इसकी जिम्मेदारी फिर क्या होगा, डाक विभाग को दिया गया है। क्या होगा साथियों, डाक विभाग को क्या होगा, इसको जिम्मेदारी मिलेगा। यानी अब इसे डाक विभाग के माध्यम से साथियों क्या हो सकता है, आप प्रसाद को क्या कर सकती है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती है। कहाँ कहाँ का प्रसाद होगा फिर आपके पास नहीं हुए मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं साथियों कि इसे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखना साथियों इस 3 मंत्रालय का तो साथियों क्या है, कोई काम नहीं है, वो आप समझ जाइए।
क्योंकि हम प्रसाद कब पाते हैं, जब कहीं फिर क्या होते हैं, किसी देवी देवता के मंदिर में जब घूमने जाते हैं, किसी भगवान के मंदिर में जब घूमने जाते हैं साथियों, तब हम क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है। तो हम घूमने किस मंत्रालय के अंतर्गत में आते हैं, तो हम जाते हैं साथियों घूमने पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत में, ठीक है ना। जब पर्यटन करते हैं, घूमने जाते हैं, तब क्या होता है, और उसी मंत्रालय ने हमारे लिए प्रसाद योजना की शुरुआत की है। अब समझिएगा आगे क्या चीज है। जैसे साथियों आप देख रहे होंगे कि आप देख लोगे ज्योतिर्लिंगम है, क्या फ्रेंड, ज्योतिर्लिंगम होता है, वहां का प्रसाद आप 2500 रुपए में ऑर्डर कर सकते हैं। ये फिर क्या है, जय संकट मोचन हनुमान जी का जो मंदिर है, ये फिर क्या है, आपके पास 1501 रुपए का है। इसी प्रकार फिर क्या है, जो कई बड़े बड़े जो मंदिर हैं, जैसे फिर आप देखेंगे माता वैष्णो, क्या फ्रेंड, जो माता वैष्णो का वैष्णो देवी का मंदिर है, क्या है, ठीक है, क्या फ्रेंड, जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वहां से प्रसाद ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ में फ्रेंड जितने भी बड़े बड़े जो मंदिर हैं, अगर आप देखें केदारनाथ है, और भी फिर क्या है, जो भी बड़े बड़े मंदिर है, वहां का जो प्रसाद है आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें फिर क्या होगा, अब आपको अयोध्या में हनुमानगढ़ी, क्या होगा फ्रेंड, हनुमान जो गढ़ी है, हनुमान गढ़ी के आप प्रसाद भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी इसका जो है फिर चर्चा में रहा है काफी ज्यादा। यहाँ से आपको ऑर्डर करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस से क्या होगा, वहाँ पे ऑर्डर करने का कुछ काम जो होगा वो शुरू कर दिया गया है। तो उसका देख रेख फिर कौन कर रहा है, इन सभी का जो देख रेख रहा है वो भारतीय पोस्ट कर रहा है, क्या होगा फ्रेंड, भारतीय डाक विभाग कर रहा है, ठीक है ना। डाक विभाग फिर क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी जो है वो लिया हुआ है। क्लियर है साथियों यहाँ पे। चलिए, पर्यटन मंत्रालय ने तीर्थ यात्रा यानी कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत, क्या हुआ, राष्ट्रीय मिशन के तहत इसके देख रेख पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाएगी, और इसे 2015 में शुरू किया गया था। मतलब फ्रेंड इससे पहले जो गया इसे 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता जो है वो फिर और बढ़ गई है, किसके लिए, 2015 से। प्रसाद योजना फिर क्या है, इसको समझिएगा। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा जैसे विकास, जैसे लास्ट माइल, क्या होता है, लास्ट जो माइल्स कनेक्टिविटी के प्रवेश बिंदु, इको फ्रेंडली परिवहन व्याख्या और केंद्र जैसे एटीएम मनी एक्सचेंज के बुनियादी पोर्टल जो सुविधाएं होगी वो मुख्य रूप से शुरू किया गया है। समाचार में फिर क्या रहा है, ध्यान रखना, इसे जो समाचारों में रखने का कारण है, इसे केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के गुरुवार विकास योजना के तहत फिर क्या हुआ, इसको जो है शुरुआत किया हुआ है। तो ये भी फिर ध्यान रखना, आप सभी के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देगा। क्लियर, चलिए आगे फिर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि अभी हाल में नगर निगम ने, क्या बात है, नगर निगम ने राज्य में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। क्या होगा साथियों, हाल में नगर निगम ने क्या कहा है कि आप प्लास्टिक लेके आओ और मास्क लेके जाओ, ऐसी परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो साथियों चार ऑप्शन दिए गए, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड। और दोस्तों आपके पास में राइट आंसर निकाल के आएगा आपके साथ में उत्तराखंड, ठीक है ना। चलिए भाई उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं आगे दिए। तो साथियों उत्तराखंड ने क्या कहा कि कोविड-19 के समय, ठीक है ना, आप क्या करिए, प्लास्टिक लेके आइए और मास्क लेके जाइए। इससे फिर क्या होगा, प्रदूषण से देखिएगा, सभी प्रकार के प्रदूषण से फिर क्या होगी, समस्या जो का निजात किया जाएगा। जैसे कूड़ा करकट होगा वो फिर क्या होगा, उसका जो का जिस प्रकार से उपयोग करते हैं। और आप सभी फिर क्या होगा, बता दिया सभी को, ये उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाका था, क्या होता है, जो पहाड़ी इलाका था फिर यहाँ पर क्या हुआ था कि जो कूड़ा था, क्या था फिर, कूड़े से क्या होता है, जो कूड़े से था, कूड़े से विद्युत बनाने का जो होगा वो काम शुरू किया गया था। कहाँ से फ्रेंड, यही पर उत्तराखंड में ही कूड़े से विद्युत बनाने का काम शुरू किया गया था, जितने भी पहाड़ी एरिया थे। क्योंकि पहाड़ी एरिया में फिर क्या होता है, जो कूड़ा होता है वो सड़ने का काम नहीं लेता है, क्योंकि वहां पे मिट्टियों की जो मिट्टी होती है उसकी मात्रा काफी ज्यादा कम पाई जाती है। क्लियर यहाँ से। उत्तराखंड राज्य में फिर क्या होगा, देहरादून नगर निगम ने कोरोना संक्रमण का बचाव रोकने के लिए जो प्लास्टिक के कचरे से निपटने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक की क्या हुई, एक नई स्कीम की शुरुआत की है। इस पहल के में लोगों को में क्या होता है, जो प्लास्टिक के कचरों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को मास्क के उपयोग की भी जागरूकता फिर क्या होगा, बढ़ेगा। इस पहल के तहत देहरादून नगर निगम द्वारा अब तक के प्लास्टिक कचरे के मुकाबले में 5000 जो मास्क है वो वितरित किए जा चुके हैं। अब तक फिर क्या होगा, 5000 मास्क जो होगा वो मुख्य रूप से वितरित किए जा चुके हैं। इसकी जानकारी फिर क्या हुई है, आप सभी को मिल रही है। चलिए भाई पहुंच चुके हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड पे मैं यहाँ पे पहुंचे, आपके पास ये मैप देख रहे होंगे, मैप फिर किसका, ये उत्तराखंड का है। एक तरफ तो फिर क्या है, चीन है, क्या है, एक तरफ चीन है, फिर क्या है, एक तरफ क्या है, नेपाल का इसका बॉर्डर है, दो तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्या है, क्षेत्र है। एक तरफ फिर क्या आपके पास में शिमला है, ये फिर क्या है, शिमला आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना।
ये फ्रेंड क्या है, ये आपके पास में हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के बाद में फ्रेंड क्या आ जाएगा आपके पास में यूपी में। और आप सभी को साथियों बता दें कि ये सन 2000 में क्या हुआ था साथियों, ये 2000 में क्या हुआ था, किससे अलग हुआ था साथियों, ये उत्तर प्रदेश से क्या हुआ था, अलग हुआ था, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से क्या हुआ था फ्रेंड, ये अलग हुआ था। कौन, उत्तराखंड जो बना गया था, ये सन क्या हुआ था साथियों, सन 2000 में यूपी से इसे क्या हुआ था, अलग किया गया था। उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। चलिए भाई, राजधानी क्या है यहाँ की, देहरादून यहाँ की राजधानी है। और जो सबसे बड़ा फ्रेंड क्या होगा, शहर होगा, वो भी क्या है, देहरादून है। अगर फ्रेंड राज्य की में अगर बात की जाए इसके जिले की, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आप सभी के लिए, सबसे अधिक जिले फ्रेंड क्या है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, सबसे कुल मिला के कुल जिले कितने हैं यहाँ पे, 13 जिले हैं। यहाँ की भाषा फ्रेंड क्या है, हिंदी और संस्कृत यहाँ की जो है प्रमुख भाषा है। गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। अगर साथियों बात करें किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में, तो बेबी, साथियों ये फोटो जो है वो गलत लग गया है, ठीक है ना साथियों, ये क्या होगा, फोटो जो हो गया वो गलत लग गया है, इसको माइंड मत कीजिएगा। ये दोनों फ्रेंड क्या है, फोटो जो है वो गलत है, ठीक है ना। ये दोनों फोटो क्या है फ्रेंड, दूसरे स्टेट का लगा हुआ है। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ, ये क्या फिर यहाँ के राज्यपाल के बारे में समझिएगा, बेबी रानी मौर्य फिर क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये फिर क्या है, दोनों फोटो जो है वो मिसिंग है। मैं आपको फ्रेंड लिख दे रहा हूँ, फोटो गलत है, ठीक है ना। फोटो क्या होगा फ्रेंड, गलत है, फोटो गलत है। ये दोनों फोटो फिर क्या है, मुख्य रूप से गलत है, इसलिए क्या कर दिया गया है, इसे क्रॉस कर दिया गया, ओके। त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बेबी रानी मौर्य फिर क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। इसके साथ में जानना एक और आपसे पूछा सकता है, जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश फिर क्या किया, रवि मलिमठ। क्या वहाँ पे रवि मलिमठ का जो नाम आता है, वो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। जो आजकल के पेन क्या होती है, जो पेपर बनते हैं उसमें मुख्य न्यायाधीश के बारे में जरूर पूछता है, ठीक है। इसके साथ में अगर बात करें, विधानसभा की सीटें 71 है, राज्यसभा की सीटें 3 है, और जो 5 है वो लोकसभा सीटें ही है, ठीक है। बात की संसद के बारे में, ठीक है फ्रेंड, जो संसद का होता है, संसद के फिर क्या होते हैं, जो संसद के फिर क्या 3 अंग है, आपको लगातार बताते रहे, 3 अंग है, RRL, यानी फिर क्या होगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये फिर क्या है, ये 3 जो है इसके अंग है, किसके, संसद के। तो इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ का फिर उच्च न्यायालय की बात करें तो क्या रहेगा, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है फिर आपके पास में, वो फिर कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है ना। वो फिर कहाँ पे, देहरादून में है उच्च न्यायालय। और अगर फिर बात करें यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है ना, प्रमुख नदियों में अलकनंदा नदी है, अलकनंदा उपतंत्र नदी, ठीक है ना। उपतंत्र मतलब होता है फिर ये गंगा की सारी नदियां होती है। इसके साथ में भागीरथी है, पश्चिम गंगा है, और कोसी नदी है, गौरी नदी है, और नंदौरी नदी है। ये फिर क्या, ये प्रमुख जो नदियां है, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। इसके साथ में फिर बात करें अगर पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये फिर क्या, ये 3 पड़ोसी राज्य हैं। इसके बाद फिर आपके पास एक कुछ ये और पूछी जाती है, खासकर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो साथियों राष्ट्रीय उद्यान में देखा जाएगा, जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ के, तो जिम कॉर्बेट का नाम पहले आता है, ध्यान रखना साथियों। जिम कॉर्बेट ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है। यहीं पे फ्रेंड क्या है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी क्या है फ्रेंड, जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। फूलों की घाटी यानी फ्लावर वैली जिसे कहते हैं, फ्लावर वैली भी फिर क्या है, यहीं पर आपके पास में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपके पास कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखना कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके पास में उत्तराखंड में स्थित है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ साल्ट जो फिर क्या है, साल्ट वैली भी यहीं पर है, क्या फिर जो ये साइलेंट वैली जिसे कहते हैं वो भी आपके पास यहीं पर अवेलेबल होगा, ओके। उम्मीद करता हूँ साथियों टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं साथियों। टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाली चौथे खिलाड़ी का आपको नाम बताना है। इवान लेडन, राफेल नडाल, गुलरमो विलास या जॉन वाकरो। ये फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो साथियों राइट आंसर निकल के आएगा आपके पास में, टेनिस का खेल खेलने वाले राफेल नडाल जो है 1000 मैच जीतने वाले ये चौथे खिलाड़ी बन गए, ठीक है ना। ये फिर क्या होगा, इससे पहले जो 3 नाम है, फिर क्या है, जिमी कॉर्नर्स है। फिर क्या है, जिमी कॉर्नर्स का नाम पहले साल पर आता है। इन्होंने 1274 मैच को जो है जीतने का रिकॉर्ड नाम अपने जो है वो कर रखा है। इसके बाद में फिर आता है जो रोफर डूडर कैप्टन रोजर फेडरर का नाम आता है 1242 मैच। इसके साथ में इवान लेंडर्स, इवान लेंडर्स का फिर क्या है नंबर 3 पर है। और राफेल जो नडाल है वो नंबर 4 पर है, जिन्होंने 1000 क्या होगा फ्रेंड, राफेल नडाल
1000 जो मैच होगा वो जीत कर क्या होंगे, चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं। साथियों ध्यान रखना कि जो राफेल नडाल रहे थे वो फिर कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये फिर क्या ध्यान रखना, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के साथियों, स्पेन के खिलाड़ी हैं मुख्य रूप से। आप सभी को फिर इतनी जानकारियां होनी चाहिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 11 पर। बात किया जाएगा फिर आपके लिए वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट। क्या आपके साथियों, वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट निम्न में से कौन जारी करता है, आपको ये बताना है। वाटर रिस्क जो फिल्टर रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, आपको बताना है। वर्ल्ड बैंक या विश्व वन्यजीव कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको बता दें दोस्तों जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व वन्यजीव जो कोष है क्या होता है, इसके द्वारा विश्व वन्यजीव जो कोष है साथियों, इसके द्वारा क्या होता है, वाटर रिस्क फिल्टर जो होता है उसके द्वारा जो होता है शुरू किया जाता है। और ध्यान रखना फ्रेंड, इसे 1969 में क्या होता है, 1967 में 1967 में फिर क्या होता है, कनाडा में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे फ्रेंड, इसका कनाडा में मुख्यालय है। और 1967 में फिर क्या हुआ था, इसकी स्थापना की थी, किसकी, विश्व वन्यजीव कोष, जिसे क्या होता है WWF के रूप में भी जाना जाता है। अभी जानकारी आपके पास में होगी, ये पेन क्या है आपके साथ में, WWF है। इसका आप लोगो देख लीजिएगा। कई बार फिर क्या होगा, इसके फिगर में कहा गया है कि ये किसका लोगो है, ध्यान रखना। ये वर्ल्ड लाइफ क्या होता है, जो फंड होता है उसका फिर क्या होता है, ये कोष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे साथियों क्या है मित्रों, यहाँ पे विश्व जो वन्यजीव कोष है वाटर जो रिस्क फिल्टर रिपोर्ट जारी करता है, जो कि पानी की जोखिम की गंभीरता को निर्धारित करने में मदद करता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा फ्रेंड, इससे जितने भी जीव होते हैं, जंगली जो जीव होते हैं, उनमें पानी की कमी ना हो। गर्मियों के समय में फिर बहुत सारे ऐसे जानवर जो होते हैं वो मर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, ठीक है ना, पानी की कमी की वजह से। साथियों चर्चा में क्यों रहा है, WWF ने हालिया में एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर के राष्ट्रीय जो महत्व होते हैं 100 शहरों में, क्या है 100 शहरों में रहने वाले लगभग 350 मिलियन लोगों के लिए, 350 मिलियन लोगों के लिए क्या हुआ, जल संकट का जो है वो तत्काल खतरा बताया है। किसने बताया साथियों, वो बताया हुआ है WWF ने। और रिपोर्ट जो निष्कर्ष होगा, इसमें 30 लाख की आबादी के साथ में जयपुर फिर क्या होगा, जो भारत का जयपुर है वो 45वें स्थान पर रखा गया है। और इसके साथ में इंदौर, ये फिर क्या है, ये 20 लाख लोगों के साथ में 75वें स्थान पर है। ये दोनों जो क्षेत्र हैं, एक तो फिर क्या है राजस्थान का है, जो ये क्षेत्र फिर क्या है, ये है राजस्थान का आपके साथ में। और आपके पास में जो इंदौर जो क्षेत्र है वो फिर क्या है, वो आपके साथ में है मध्य प्रदेश का। ये दोनों क्षेत्र क्या है, ये पानी की कमी से क्या है काफी ज्यादा जूझ रहे हैं, चाहे जयपुर हो या फिर राजस्थान हो। तो इसको 45वें स्थान पर और भारत में 75वें स्थान पर मुख्य रूप से इसको दर्जा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन साथियों बात चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को 4 नवंबर 2008 को गंगा के नदी का क्या हुआ था, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था कि उपलक्ष्य में वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो साथियों इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है, आपको ये बताना है, 10वीं 12वीं 5वीं 14वीं। ध्यान देना साथियों, यहीं पे आपके पास आंसर क्लियर हो जाता है कि 2008 में इसको पहली बार शुरू किया गया, 2020 चल रहा है तो 12 8 20 होता है, कौन सा हो जाएगा साथियों, 12 नंबर क्वेश्चन पे आपके पास हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, यहाँ से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए भाई बात करते हैं किसके लिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 2008 को। इसे राष्ट्रीय गंगा क्या होता है, राष्ट्रीय नदी की घोषित किया गया था। और इसका क्या होगा, इसका फ्रेंड जो है शुरुआत क्या हुआ था 2015 में किया गया था। क्या होता साथियों, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, गंगा जो सफाई का अभियान हुआ था 2015 में शुरू किया गया था। लेकिन फिर इसकी जो स्थापना की गई थी किसकी, गंगा को राष्ट्रीय जो नदी घोषित किया गया था, इसे 2008 में फिर क्या हुआ था, इसे घोषित किया गया था। जल मंत्रालय ने इसे क्या हुआ था NMCG के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गंगा नदी भागीरथी नदी से निकलती है, जो 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। साथियों अभी मैं आपको एक वीडियो जो होगा वो लगाने वाला हूँ, आज या कल में एक आपके पास वीडियो आ जाएगा कि गंगा जो होती है वो कहाँ से निकलती है। और इसका अगर देखा जाएगा तो मुख्य रूप से कौन सी नदियां हैं, इसकी जो है सहायक नदियां हैं। तो इसका वीडियो आपको पास जल्द मिलने वाला है, लेकिन वो फिर क्या होगा आपको दूसरे चैनल पर मिलेगा, उसका मैं आपको लिंक जो होगा वो इस चैनल में आपको जल्दी ही प्रदान करने वाला हूँ। ओके चलिए भाई, अलकनंदा जो होगा वो देवप्रयाग में क्या होगा से
अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी जो नदी है वहां से मिल जाती है, और वहीं पर फिर क्या होता है उसका नाम गंगा के रूप में मिल जाता है, ठीक है ना। जब दो नदियां फिर क्या होती हैं आपस में मिल जाती हैं, और वो नदी, ठीक है ना, एक नया नदी के रूप में अगर मिल जाती है तो फिर क्या होती है उस नदी का नाम हो जाता है, नया नाम बन जाता है, वहीं से फिर क्या होता है गंगा नदी का नाम बनता है। इसके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ एक वीडियो के साथ। अगली कभी फिर क्या होता है अगले वीडियो में आपको बना दूंगा, ठीक है। सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी के बाद में भारत जो होगा वो गंगा नदी भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। फिर क्या होगा सिंध और ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा नदी फिर क्या होगी वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जो प्रति 2900 किलोमीटर लंबी है। ध्यान रखना आप, वैसे तो फिर देखा जाएगा कि भारत की जो सबसे बड़ी नदी है फिर क्या ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये फिर क्या है, ये जो है 3 नंबर पे लिखिएगा, ब्रह्मपुत्र फिर क्या है दूसरे नंबर पे, और जो सिंध फिर क्या है तीसरे नंबर पे। नंबर 1 पे फिर क्या है ये गंगा नदी है। ये आपके पास जो तीसरी क्या है ना ये फिर क्या होगा ये पहली नदी होगा, ठीक है ना। गंगा फिर क्या ये भारत की सबसे, अगर फिर लंबी नदी की बात की जाएगी तो सही सही है, ठीक है ना। लंबी की नदी की बात की जाएगी फिर क्या है तो सही है, लेकिन अगर फिर बात की जाएगी बड़ी नदी के बारे में तो फिर आपके पास फिर क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई ये फिर क्या है आपके पास में क्या है तीसरी क्या है सबसे बड़ी नदी है। लंबी नदी की फिर बात की है, बड़ी की नहीं बात की है। बड़ी तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर की बात की लंबी नदी की बात की जाएगी तो सही रहेगा, ओके। चलिए भाई यहाँ पे कुल मिलाकर इसकी लंबाई में कितना है देखिएगा, गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितना है 3892 किलोमीटर की ऊंचाई से फिर क्या होती है मुख्य रूप से ये निकलती है, ठीक है ना यहाँ से। और इसकी लंबाई फिर कितना 2900 किलोमीटर के रूप में जानी जाती है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ में। साथियों को 13 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार मालाबार 2020 में नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगा कौन लेगा, पहली बार कौन लेगा। इससे बात में मालाबार में कई युद्धाभ्यास हो चुके हैं, लेकिन कौन सा जो कंट्री है वो पहली बार दे रहा है। तो साथियों भारत के साथ में तो ऑलरेडी होता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो साथियों यहाँ पे अपने पास राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया जो होगा वो मालाबार के नौसैनिक अभ्यास में पहली बार फिर क्या हो रहा है भाग ले रहा है। अब ये फिर देखिएगा जो मालाबार है वो फिर मालाबार क्या होगा ये इतना क्षेत्र बना हुआ है जो आपके पास में केरल में और कर्नाटक का जो क्षेत्र होगा ये साथियों दोनों राज्यों पे फिर क्या होगा जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जानकारी आपके पास क्लियर हो चुकी होगी। और एक मिनट आपको और बता दें इससे पहले आपके पास में जो मालाबार में युद्धाभ्यास कर चुका है वो आपके पास में अमेरिका और फ्रांस, इससे पहले फिर क्या होगा इस अभ्यास में हिस्सा हो चुके हैं। कौन ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो होगा 24वां संस्करण जो होगा इस बार आयोजित किया जा रहा है, जो कि कोविड-19 क्या हुआ साथियों कोविड-19 रोग के मद्देनजर रखते हुए समुद्र में केवल गैर संपर्क के रूप में आयोजित किया जाएगा। गैर संपर्क मतलब होता है जो छूने वाला चीज नहीं होगा उसके रूप में इसे आयोजित किया जाएगा। और ध्यान देना इसे मालाबार अभ्यास के बारे में, मालाबार अभ्यास एक है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, और इसे 1992 में क्या होता साथियों इसे 1992 में भारत और अमेरिका के बीच में पहली बार से शुरू किया गया था। उम्मीद करता हूँ साथियों। और जापान क्या होगा साथियों जापान 2015 में इस होगा यहाँ पर अपनी सैनिक अभ्यास को पूरा कर चुका है। साथियों उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई बात करते हैं आज के क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन जो होगा फिर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14। नहीं भाई इसके पास एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 भी है आपके साथ में। यहाँ पे बात करते हैं फिर आपके साथ में कि भारत में 100% होगा इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, माइक रेडवुड या रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर बनेगा आपके पास में ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देना साथियों ये क्या है ये फिर क्या है अबू धाबी की कंपनी है। क्या साथियों जो माइक है रेडवुड है ये फिर कहाँ की कंपनी है ये अबू धाबी की है, ठीक है ना। अबू धाबी फिर क्या है यानी कि सऊदी की फिर क्या है कंपनी है, ठीक है ना। अबू धाबी फिर क्या है सऊदी कंपनी है। और यहाँ से ध्यान रखना ये फिर क्या है ये मुख्य रूप से लेदर क्या होती है लेदर का जो है मुख्य रूप से कंपनी है, जिसकी फिर ये लेदर की कंपनी है जिसे भारत में जो हो गया वो 100% इनकम टैक्स जो होगा मुक्त कर दिया गया है। साथियों ये इनकम टैक्स मुक्त किया गया है, टैक्स मुक्त नहीं है, ठीक है ना। ये क्या होगा इनकम टैक्स मुक्त होगा, यानी कि अगर कोई कंपनी यहाँ से आती है लेदर वाली और यहाँ पे अपनी कंपनी लगाती है तो उससे जो इनकम करेगी इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 15 में फिर कहा गया है कि रायथू वेदिका योजना, क्या साथियों, रायथू वेदिका योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन क्या है फ्रेंड? तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़। राइट आंसर फ्रेंड क्या है यहाँ पे? तो राइट आंसर साथियों यहाँ पे बनेगा अपना तेलंगाना। ओके साथियों, तेलंगाना साथियों बन जाएगा आपके पास में राइट आंसर। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। तेलंगाना साथियों क्या बनेगा यहाँ से अपना बन जाएगा राइट आंसर। रायतु वेदिका योजना फिर क्या होगा? वो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और ये है क्या, इसकी भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तेलंगाना फिर क्या होगा? इसमें जो किसान होते हैं फिर क्या होता है, जो किसानों की समस्याओं को करने के लिए, समाधान करने के लिए रायतु वेदिका योजना की शुरुआत की गई है। साथियों ये कोई स्कीम में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको योजना का नाम ध्यान रखना है। सिर्फ आपके पास सवाल पूछ सकता है या पूछ सकता है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है, जो किसानों की समस्याओं को निपटाने के लिए मुख्य रूप से इसे उच्च आय प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। उम्मीद करता हूँ साथियों टॉपिक समझ में आ चुका होगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का जो सेशन है वो ये फिर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। हमारे साथ में जितने भी फिर क्या होते हैं अन्य प्लेटफॉर्म है, वहां भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे और साथियों ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है। और इसके साथ में अगर फिर आपको क्या है हमारे साथ में व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो आपको 9415704065 पे व्हाट्सएप करना होगा, जिससे आप हमारे साथ में या टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो साथियों इसी के साथ में आज के जो प्रश्न होता है उनका सेशन फिर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। हमारे साथ में आप सभी का जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर आपके साथ में मिलते रहेगा अपने पास में अगले सेशन में। इसके साथ में फिर आप सभी को बता दें कि अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को नीचे शेयर करते रहिए। अब बाकी जो क्लासेस है उसका नाम समय आपको होने वाला है, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथियों हमने एक बात को पहले बताया था कि जो अपना कमेंट सेक्शन में है वो अपने प्रतिक्रियाएं जरूर जारी करते रहे, चाहे फीडबैक हो या आपके पास कोई कंप्लेन हो तो हमारे साथ में जो चैनल है चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, उसका ध्यान आपको जल्द से जल्द करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं आपके साथ में कल सुबह के 9 बजे एक और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर।